हेलो। हम्म। हम्म। हाँ, बताओ कहाँ पहुँच गए थे हम कहाँ। कहाँ तक पहुँच गई कहानी। हेडिंग टैग्स तक। और क्या क्या रह गया है। स्कीमा मार्कअप रखा है, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन रह गया है, वेब रिस्पॉन्सिव रह गया है, और वेबसाइट स्पीड टेस्ट रह गया है, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन रह गया है, स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन रह गया है, गूगल एल्गोरिथम रह गया है। बस बस क्या मतलब, इतना सारा रह गया है अभी। 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा तो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। स्कीमा मार्कअप से स्टार्ट करते हैं। स्कीमा मार्कअप क्या होता है पता है। नहीं। हम्म। देखो, स्कीमा मार्कअप क्या होता है। ये मार्कअप हम जो है स्कीमा जो है अपनी वेबसाइट के अंदर लगाते हैं पेजेस के ऊपर। ठीक है। अब स्कीमा मार्कअप बेसिकली होता क्या है देखो। जैसे अगर हम सर्च इंजन का रिजल्ट पेज ओपन करें, ठीक है, और वहाँ पे हम कुछ भी क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमको वहाँ पे क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। ठीक है। रिजल्ट में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देता है जब गूगल पे किसी भी वेबसाइट का रिजल्ट दिखता है तो क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। एक तो हमें उस वेबसाइट का यूआरएल दिखाई देता है। दूसरा हमें उसका टाइटल दिखाई देता है। तीसरा हमें उसका डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है। ठीक है, यही होता है ना। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ गूगल गूगल पर डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, ये ऊपर की एडवर्टीजमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये उसका यूआरएल है, ये उसका टाइटल है, और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये चीज़ दिखाई देती है। हम्म। ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, जो स्कीमा मार्कअप होता है ना वो बेसिकली अगर हम बात करें तो स्कीमा मार्कअप के अंदर हम ना टाइटल डिस्क्रिप्शन इनसे हटके कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर दिखाना चाहें तो उस कंडीशन में फिर हम लोग क्या करते हैं, स्कीमा मार्कअप जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें किसी ने लगाया नहीं, मुझे मैं तुम्हें दिखाता। जैसे अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, अब इन 4 रिजल्ट्स को देखो, 1 2 3 4। ठीक है, इन 4 रिजल्ट को 1 2 3 और 4, इसमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। किसमें? इन चारों रिजल्ट पे देखो, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, आईआईएमएस स्किल, आईटीटीसीडी और कॉलेज दुनिया, इन चारों में से चारों के रिजल्ट्स को देखो अच्छी तरीके से और मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिव्यूज हैं बीच के दो में तो स्टार्स वाले। और ऊपर के दो में नहीं है। नीचे और ऊपर वाले में नहीं है। और कुछ लास्ट में लिंक्स भी हैं। ऊपर वाले में 3 लिंक हैं। 3 या 1 शायद। पूरा। हम्म। ऐसी सेम शायद लास्ट वाले में भी है 3 लिंक। और क्या कर रहे थे? ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिंक लगे हुए हैं ना, ये बेसिकली क्या है, स्कीमा मार्कअप के थ्रू लगाया हुआ है।
ये जो रेटिंग्स वगैरह हैं ये स्कीमा मार्कअप के हम्म थ्रू लगाई हुई हैं। ठीक है, तो स्कीमा मार्कअप के थ्रू आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे लगा सकते हो। कई पे कई रिजल्ट्स में आपने देखा हो ना, Q&A भी दिखाता है, क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा होगा, उसी रिजल्ट के जस्ट नीचे क्वेश्चन दिया होगा और उस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको उसका आंसर भी दिया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे किसी ने यूज़ नहीं किया, किसी ने यूज़ किया होता तो मैं आपको दिखाता। कई रिजल्ट्स में आप देखते हो कि टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कई बार इमेजेस वगैरह भी दिखाई देती हम्म रिजल्ट में ही। तो वो किसके थ्रू होता है? वो हम्म भी स्कीमा के थ्रू ही होता है। ओके। ठीक है, तो स्कीमा मार्कअप के थ्रू जब भी हमें गूगल के अपने सर्च रिजल्ट पेज पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है तो वहाँ पे ये ब्रेड क्रम्ब स्कीमा लगा रखा है उसने। हम्म ठीक है, तो स्कीमा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये स्कीमा क्या होता है? बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे कि सपोज करो खाने में क्या पसंद है? खाने में क्या पसंद है? सपोज भिंडी। ऑर्डर नहीं मंगवाना, भिंडी। हम्म ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे बेस्ट भिंडी रेसिपी। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिजल्ट पे देख रहे हो कुछ इमेजेस वगैरह भी दिखाई दे रही हैं साथ में, दिखाई दे रही है। हाँ। तो यहाँ पे जो इसने डाला हुआ है, ये क्या डाला हुआ है? ये इसके अंदर स्कीमा डाला हुआ है जिसकी वजह से ये दिख रहा है। ठीक है, रेसिपी स्कीमा, रेसिपी वेबसिपी का भी स्कीमा होता है जो यहाँ पे इसने डाला हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ अलग तरीके से रिजल्ट दिख रहे हैं। देख रहे हो कि तुम हम्म उससे कुछ अब जैसे पहले दिख रहे थे उससे कुछ अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे रिजल्ट? जैसे यहाँ पे किया था तो यहाँ पे कुछ अलग तुम्हें दिखा, इसके अंदर तुम्हें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है कि इमेजेस वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, हम्म तो इसको भी हम स्कीमा बोलते हैं। मुँह में पानी आ गया होगा देख के भिंडी। नहीं, मन नहीं है अभी। ठीक है, सही है, पढ़ाई में हम्म पीछे भी हूँ। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, स्कीमा की ये स्कीमा लगता किस तरीके से वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गूगल पे आना पड़ेगा और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली स्कीमा मार्कअप जनरेटर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे technicalseo.com एक वेबसाइट है। ठीक है, इस पे जाएंगे स्कीमा बनाने के लिए। तो हमें जो है बेसिकली अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे स्कीमा बनाना है। ठीक है, ऐसी कुछ भी वो नहीं बनाना। ठीक है, अब विच स्कीमा मार्कअप वुड यू लाइक टू क्रिएट, तुम कौन सा स्कीमा पर करना चाहते हो? तो यहाँ पे आपको देखोगे तो काफ़ी सारे स्कीमास देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई आर्टिकल से रिलेटेड स्कीमा बनाना है तो यहाँ पे आर्टिकल, ब्रेड क्रम मतलब कि वही, अगर आप चाहते हो कि भाई आपके वेबसाइट के कुछ स्पेशल पेजेस जो हैं वो बाहर ही दिख जाएँ, सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिख जाए, तो आप ब्रेड क्रम लोगे। कोई इवेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो इवेंट का आप बना सकते हो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FNQ अगर आप डालना चाहते हो अपनी रिजल्ट के नीचे तो डाल सकते हो। तो ये अलग अलग टाइप के हैं। जॉब पोस्टिंग, अगर कोई आपकी जॉब वॉब मतलब आपकी कंपनी में कोई जॉब निकली हुई है तो जॉब पोस्टिंग का स्कीमा डाल सकते हो। लोकल बिजनेस का डाल सकते हो। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो वहाँ पे। अगर कोई पर्सन है तो उस पर्सन का डाल सकते हो। जैसे सपोज़ करो कि वेबसाइट है, किसी की ब्लॉग वेबसाइट है, कोई ब्लॉग लिखता है तो उस ब्लॉग के नीचे जो है उस बंदे की प्रोफाइल वगैरह दिखाई दे तो प्रोफाइल का बना सकते हो आप। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो तो प्रोडक्ट है, रेसिपी, वीडियो, वेबसाइट, ये अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्कीमास जो हैं यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इसके अंदर स्कीमा जो है क्रिएट कर सकते हो। जैसे FNQ का बनाता हूँ अगर मैं, तो FNQ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो FNQ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं सपोज़ करो कि मेरा SEO का पेज है और मैंने कीवर्ड वीवर्ड डाल के मैं SEO के पेज को रैंक करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन कि वाई इज़ SEO सो इम्पॉर्टेंट फॉर वेबसाइट, मतलब वेबसाइट के लिए SEO क्यों इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसका एक आंसर भी लिख के दूँगा। क्योंकि जब जब मेरा SEO वाला पेज जो है गूगल पर रैंक करेगा ना, तो मेरे रिज़ल्ट के नीचे इस तरीके से दो, वहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन लूँगा 2 या 3, वो क्वेश्चन जो हैं मेरे बिल्कुल रिज़ल्ट के नीचे दिखाई देंगे।
तो मैं यूज़र के पढ़ने के लिए जो है वो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे खुद ही आंसर लिखूंगा, फिर उसके बाद ऐड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मुझे जो भी लिखना है क्वेश्चन भी मैं लिखूंगा और आंसर भी मैं उसका नहीं दूंगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन और आंसर आप यहाँ पे लिखोगे। तो जिस तरीके से आप जैसे जैसे आप यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करते रहोगे, जनरेट करते रहोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ना, आपके राइट हैंड साइड पे स्क्रिप्ट प्रिपेयर होती रहेगी। ठीक है, ये स्क्रिप्ट आपकी क्या हो रही है, प्रिपेयर होती रहेगी। तो आपको बेसिकली हम्म, क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को यूज़ करना है। ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये तो फ्री एफ एंड क्यू वाला था, सिंपल सा था। फिर हम यहाँ पे जाते हैं ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम के अंदर जो है, जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे आपने रिजल्ट में देखा था ना कि आपके नीचे कुछ लिंक नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं अपने रिजल्ट के नीचे ही अपने दूसरे पेजेस को दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट अस, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अबाउट अस का पेज पे जाऊँगा और वहाँ पे उसका यूआरएल उठा के यहाँ पे कॉपी कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम्म, सपोज करो कि मैं एस के पेज को यहाँ पे नीचे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एस लिखूँगा और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके जो है एस का लिंक यहाँ पे कर दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको और लिंक वहाँ पे लगाने तो आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो, और फिर लास्ट में क्या करोगे, इस स्क्रिप्ट को पूरा कॉपी कर लोगे। ठीक है, उसी तरीके से सपोज करो कि आपको जॉब पोस्टिंग, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे ना कोई वैकेंसीज वगैरह निकली हुई है, तो आप कोई जॉब पोस्ट करना चाहते हो, मतलब कि जब गूगल पे कोई सर्च करे और आपकी वेबसाइट रैंक हो रही हो और वहाँ पे दिखाई दे रही हो, तो उसी के नीचे जो है आपको स्कीमा नज़र आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब टाइटल, मतलब कि बेसिकली जैसे सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटर मैनेजर के लिए जॉब निकाला, तो यहाँ पे डिजिटल, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की प्रोफाइल के लिए यहाँ पे हमने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह वो लिख लो, अपनी कंपनी का नाम, कंपनी का यूआरएल, कंपनी का लोगो, कौन सी इंडस्ट्री है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप के अंदर मतलब क्या चाहिए आपको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चाहिए, इंटर्न चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग आवर्स आप यहाँ पे दे दोगे। ठीक है, कब पोस्ट कर रहे हो वो डेट दे दोगे और एक्सपायरी दे दोगे। उसके बाद अगर क्या कहते हैं, जो तुम्हारी जॉब है वो क्या है, रिमोट है या फिर ऑनलाइन है, कैसा है, कंट्री, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो, सैलरी वगैरह, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मतलब इन्फॉर्मेशन भर दोगे। वो सारी इन्फॉर्मेशन जब भर दोगे तो यहाँ पे स्कीमा बनता रहेगा आपका। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप भर दोगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको सारी भरनी, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे पूरा स्कीमा तैयार है, फिर आपको उसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगाना है। ठीक है, क्लियर है कि हम्म, स्कीमा बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे अगर जाओगे रेसिपी की, तो फिर यहाँ पे आप अपनी रेसिपी डालो कि आपकी रेसिपी का नाम क्या है, कीवर्ड क्या है, जो इमेज आप वहाँ पे दिखाना चाहते हो उसका यूआरएल वहाँ पे डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद पूरा उसका प्रोसेस डाला इंटीग्रेट स्टेप बाय स्टेप, कि पहले क्या करोगे, सेकंड नंबर पे क्या करोगे, थर्ड नंबर पे क्या करोगे। ठीक है, इस तरीके से रेसिपी का पूरा आप वहाँ पे स्कीमा डाल सकते हो। अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको स्कीमा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का डालना है, किसी पर्सन का डालना है तो पर्सन का नाम हो गया। ठीक है, उसका क्या कहते हैं, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल आ गया, पिक्चर का यूआरएल आ गया, उसकी सोशल प्रोफाइल, ट्विटर विटर जितनी भी प्रोफाइल है आप यहाँ पे डालना चाहते हो तो वो सेलेक्ट कर लोगे। बंदे का जॉब टाइटल वो क्या है, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्या है, सीईओ है, कंपनी का नाम आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी प्रोफाइल्स आ गई। इस तरीके से स्कीमा डाल देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के स्कीमा फॉर्म भरो और यहाँ पे अपना स्कीमा तैयार कर लो। ठीक है, फिर तुम्हें क्या करना है, वो स्कीमा देके जिस पेज पे लगाना है उस पेज पे डेवलपर को बोल के लगवा दोगे। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ से कॉपी करना है सिंपली, और जैसे सपोज करो इसको होम पेज पे लगाना है। ठीक है, या फिर सपोज करो इसको अबाउट अस के पेज पे लगाना है, तो फिर डेवलपर को बोल दिया भाई ये अबाउट अस के पेज पे स्कीमा लगा दे। ठीक है, अब यही चीज़ तुम कोड वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कैसे करोगे, तो उसके लिए स्क्रीन शेयर कर लो। हम्म, बहुत काम कराते हैं यार मुझसे। क्विट कर रहा तो अभी बता दो। हम्म, क्या? क्विट करना है तो बता दो। आप मेरे क्विट करने का इंतजार क्यों कर रहे हो? फिर आप नहीं पढ़ाना चाहते तो बता दो। वो तो तुम बोल रहे हो ना कि कितना काम करवाया भाई, कोर्स स्टार्ट किया तो ये तो होगा ही। मैंने तो पहले ही बोला था डेली बेसिस पे यहाँ पे कुछ ना कुछ नए सीखोगे डेली।
अब बताओ क्या करना है। यार डाल दे रही हो ना बार बार। हम्म। अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है देखो, वही स्क्रिप्ट हमें यहाँ पे डालनी है, ठीक है। अब वो स्क्रिप्ट यहाँ पे डलेगी कैसे, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे जाना है। तो तुम लखनऊ आए हो, थोड़ा सा मन भटक गया तुम्हारा पढ़ाई से। क्या हो गया? मन भटक गया पढ़ाई से। मेरी पढ़ाई से, हाँ मतलब कजिन्स के बीच में आने का किसका मन करता है पढ़ने का। हाँ बोलो अब क्या करना है। कजिन्स को भी बिठा दो ना साथ में। कजिन्स भी सब वर्क फ्रॉम होम में लगे हुए हैं। अब इसके अंदर देखो हमें क्या करना है, वो स्क्रिप्ट डालनी है, ठीक है। अब वो स्क्रिप्ट आप डालोगे तो यहाँ बट वो स्क्रिप्ट डलेगी आपकी बैक हैंड के अंदर, ठीक है। ऐसे फ्रंट एंड पे नहीं दिखाई देगी। तो जहाँ पे भी आपको स्क्रिप्ट लगानी है, ऊपर देखो वहाँ पे प्लस प्लस का साइन है, जहाँ पे भी आपको लगानी है आप लगा सकते हो। जैसे टॉप पे देखो पर एक नया ब्लॉक ऐड करो ऊपर, प्लस पे क्लिक करो, एक सिंगल ब्लॉक उठाओ। आज दो कौन हो सा गई, वाला? दो हो गई है आज। हाँ ये सिंगल वाला, हाँ, सिंगल वाला उठाओ। नहीं तो नहीं तो नहीं नहीं नहीं, अभी आप बताओ दो का मतलब क्या बता बोलना चाह रहे हो? चलो यही है बोलना चाह रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप क्या बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? तो क्या बताना चाह रहा हूँ कि पाँच आने वाली है। हाँ तो तो आपको वेबसाइट बना के देनी है 5 तारीख तक। हाँ सेंटर ऑफ देंगे 5 तारीख को। ये ऐड कर दिया। हाँ, अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, सिंपली वो सर्च करना है एस टी एम एल कोड, वो सर्च करना है, वहाँ पे जाओ, 9 डॉट पे क्लिक करो, एक एस टी एम एल लिखो। मिनट, एक मिनट पानी पी लो। हाँ बोलिए। ठीक है, वहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करके लेफ्ट में जहाँ पे वो एडिट कंटेनर लिखा होगा, हाँ, यहाँ से एस टी एम एल सर्च करो। क्योंकि जो स्क्रिप्ट हमने बनाई है ना एच टी एम एल की स्क्रिप्ट है, और इसको उठा के ड्रैग एंड ठीक है, ड्रॉप कर दो बस। और वो जो स्क्रिप्ट वहाँ पे डाली लिखी होगी ना, वो उसको जस्ट वहाँ से पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके अपडेट कर दो। किसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ? अरे जो स्क्रिप्ट तुम बनाओगे स्कीमा मार्कअप पे जाके, हाँ वो कॉपी करके इधर पेस्ट करनी है। हाँ, और अपडेट कर दो। क्योंकि यहाँ पे हम हाँ ये क्या, ठीक है। ये एच टी एम एल का कोड लगा रहे हैं, तो ये ना तुम चाहे पूरी वेबसाइट पे मतलब होम पेज पे कहीं पे भी चिपका दो, ये तुम्हारे बैक एंड पे जाएगी, फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आएगी स्क्रिप्ट, क्योंकि एच टी एम एल की स्क्रिप्ट है, ठीक है। कहीं ठीक है। कहीं तो मैं लग रहा हो कि ये तो मैंने यहाँ पे इसमें एडिट कर दिया, मैं होम पेज खोलूँगी तो वहाँ तो नहीं दिखाई देगी ये स्क्रिप्ट मुझे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एच टी एम एल की स्क्रिप्ट है, ये डायरेक्ट बैक हैंड पे जाएगी आपकी, फ्रंट हैंड पे शो नहीं होगी, ठीक है। हेलो, हाँ। क्लियर। हम्म। तो इससे बोलते हैं मार्कअप, स्कीमा सीमा मार्कअप। मार्कअप, ठीक है। हम्म। चलो इसके बाद और बताओ। सब बढ़िया, आप बताइए। सब तो बढ़िया है, इसके बाद क्या करना है। मुझे भी नहीं बताऊँ ना। तुमने नोट किया है ना, उसको देखो और क्या रह गया। वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन, और वेब रिस्पॉन्सिव। ये इससे बड़ा बोरिंग लगता है। अभी तो कल ही तो बोल रहे थे जिंदगी भर से वही करते रह रहे हैं। और क्या है इसके अलावा।
नोट कर लो, डायरी पेन लेके बैठो पहले। अरे तो इसीलिए तो नोट करवाया है। मतलब मैं नोट करूँ? वे, वेबसाइट स्पीड टेस्ट और जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एल्गोरिथम। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं, चलो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करते हैं। ठीक है, चलो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव क्या होता है। देखो, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि जो हमारी वेबसाइट होती है ना, वो तीन अलग अलग डिवाइसेस पे चलती है। ठीक है, हमारी जो वेबसाइट होती है वो तीन अलग अलग डिवाइस पे चलती है, जैसे कि मोबाइल, डेस्कटॉप, और तीसरा कौन सा है? लैपटॉप। टैबलेट। मोबाइल। डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों सेम ही साइज़ के तो होते हैं। ठीक है, तो ये तीन डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल, डेस्कटॉप और टैबलेट। इन तीनों ही फॉर्म्स में जो है हमारी वेबसाइट जो है वो चलती है। तो अब इन तीनों ही फॉर्म में हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर वे में वर्क करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डेस्कटॉप पे तो अच्छी चल रही है बट मोबाइल पे टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप पे तो फिर भी कम लोग आते हैं मोस्टली, मतलब कि 100 में से 90, 70 से 80 लोग मोबाइल पे ही आपकी वेबसाइट को देखते हैं। ठीक है, तो आपने वेब मोबाइल पे वैसे तो ठीक कर लिया बट मोबाइल पे वो टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही है, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तीनों ही मोड पे अच्छे से चलनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक कैसे करेंगे कि कोई भी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे एस के अंदर आया वेबसाइट के अंदर, और मुझे ये पता लगाना है कि ये वेबसाइट जो है तीनों प्लेटफॉर्म पे अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हम किस तरीके से इसको पता लगाएंगे? देखो सिंपल सा कुछ नहीं है, यहाँ से इसको क्या कर दोगे, एक बार के लिए मिनिमाइज़ कर दोगे। ठीक है, मिनिमाइज़ करने के बाद आपको इसको क्या करना है, सिंपली ये, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, सिंपली जितना भी इसकी जो चौड़ाई है उसको जितना कम कर सकते हो बिल्कुल कर दो। मोबाइल की फॉर्म में लेके आ जाओ इसको, ये कर दिया मैंने इसको मोबाइल की फॉर्म में। ठीक है, मोबाइल की फॉर्म में कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि अभी डिफरेंस समझना, कि अभी ये डेस्कटॉप वर्जन पे है इसमें, और अब ये मोबाइल वर्जन में हम्म। आ गया इसमें, कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है वेबसाइट में? हाँ, फोटो कट गई, आधी नीचे चली गई। और नीचे जिस तो करो, पहले बड़ी वाली करो। बड़ी वाली करिए। हाँ, अब नीचे नीचे करिए। अब छोटी वाली करिए। फोटो कटी आधी। कहाँ कटी है? फ़ोटो तो पूरी दिख रही है। नहीं सब, इस जो साइड में वो वाला आ गया स्क्रॉल करने का, मतलब अलग अलग पेजेस पे फोटोज चली गई ऐसा कुछ। नीचे आइए, साइड में यहाँ पे कांटेक्ट वाला था वो नीचे आ गया। ये वाला पूरी एक लाइन में दिखाई दे रहा था, वो अपने आप स्क्रॉल होने लगा। ये पूरा एक लाइन में दिखाई दे रहा था, नीचे जो वाले। चीज़ काम की है वो नहीं देखी, बाकी सब देख लिया। तो यहाँ से इसमें मेरे को काम का कहाँ क्या गया? था? वो उसमें चला गया बार में, वो 3 लाइनों में। यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ। बेसिकली
हमारा क्या हो गया, मोबाइल वर्जन पे आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब हाँ। क्या है कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि अगर अगर सपोज़ करो, अगर मैं इसको, जैसे ये वेबसाइट है, मैं इसको कर देता इधर, ठीक है, और यहाँ पे नीचे ना एक स्क्रॉलर टाइप का आ जाता कि मेरे को जैसे कंटेंट देखना है तो मुझे स्क्रॉलर को ऐसे ऐसे करके राइट में लेके आनी पड़ती पूरी स्क्रीन। दैट मीन्स कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, इस वजह से वो स्क्रीन छोटी होने पे भी हमें स्क्रॉल करनी पड़ रही है राइट हैंड साइड में। अभी तो हम सिर्फ इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये हुँ, रिस्पॉन्सिव नहीं होती तो हमें यहाँ पे नीचे भी एक स्क्रॉलर मिल जाता है राइट साइड को स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये पेज जो है ऐसे फॉर्म नहीं होते हमारे से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अब इसको थोड़ा सा टैबलेट की फॉर्म में ले आते हैं। तो टैबलेट कितना होता है, टैबलेट इतना चौड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आप टैबलेट में देखोगे तो टैबलेट में भी आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। दैट मीन्स कि टैबलेट में भी ये ठीक से मुझे दिखाई देगी। ठीक है। हुँ, दैट मीन्स कि ये जो वेबसाइट है वो क्या है, तीनों ही फॉर्मेट में सपोर्टिव है। हुँ, ठीक है, तो इसी सुन तरीके रही से हूँ। आप वेबसाइट को चेक करो। अगर कोई वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली डेवलपर को बोलना है उसको कि भाई जो वेबसाइट है मोबाइल वर्जन पे ठीक से नहीं दिखाई दे रही, तो इसको मोबाइल पे ठीक करो। तो वो उसको मोबाइल वर्जन पे ठीक कर देगा। ठीक है। और वर्ड प्रेस में तो बाई डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होती है। बट डेस्कटॉप में क्या कहते हैं, वर्ड प्रेस में कई बार क्या होता है, हमारा कंटेंट थोड़ा सा ना इधर उधर होता है। तो उस कंटेंट को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं वो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। स्क्रीन शेयर करो और होम पेज को एडिट विद एलिमेंटरी करो। तो कोडर वाला तो बताइए पहले। और कोडर में तो डेवलपर को बोलो, वो डेवलपर को इतना बोल दो कि भाई वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल पे ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो इसका मोबाइल पे अलग से एक मेन्यू बनाओ, मोबाइल मेन्यू। वो कर देगा उसको। डेवलपर्स को पता होता है यार कि मोबाइल पे अलग टाइप की बनती है और डेस्कटॉप पे अलग टाइप की बनती है। हुँ, ठीक है। बोलिए। इसके अंदर जो है, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, नीचे की साइड को आपको वहाँ पे ना कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे लेफ्ट में, जहाँ पे अपडेट लिखा है ना। अपडेट के जस्ट बगल में देखो एक आई ऑप्शन है। आई के जस्ट बगल में जाओगे तो रिस्पॉन्सिव मोड है, हाँ इस पर क्लिक करो। ठीक है, अब ऊपर देखो आपको जो है, अरे फिर क्यों क्लिक कर दिया, एक ही बात करो। ऊपर देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है, हाँ अब इसको मोबाइल मोबाइल पे क्लिक कर दोगे ना तो ये स्क्रीन मोबाइल व्यू पे चले जाएगी। जाओ मोबाइल वाले पे क्लिक करो। हाँ, तो अब इस तरीके से ये तुम्हारा मोबाइल वर्जन। अब तुम यहाँ पे जो भी चीज़ें करोगे इसको तो कट ही कर दो, ऊपर स्कीमा वाले को तो हमें यूज़ नहीं करना। स्कीमा वाला कट जो कर दूँ मतलब? ऊपर वाला जो है उसको कट कर दो ना। स्क्रीन पे आओ अपने बीचों बीच, वो जो ब्लॉक ऐड किया था ऊपर सबसे टॉप वाला उसको हटा दो। हाँ बस। ठीक है, तो ये आपका मोबाइल व्यू है। अब इसमें अगर आपको अपने कंटेंट को इधर उधर करना है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको कंटेंट को ना सिर्फ मार्जिन इधर से उधर करना है। ऐसा नहीं कि आप कंटेंट इधर उधर उठा के डाल दोगे। अगर आपने पूरे कंटेंट को ही उठा के इधर उधर कर दिया तो वो डेस्कटॉप वर्जन पे भी चेंज हो जाएगा। बट मोबाइल वर्जन पे आप क्या कर सकते हो, जैसे सपोज़ करो क्या होता है, कई बार टेक्स्ट फॉन्ट बहुत बड़ा दिखने लग जाता है, तो आप अपने फ़ॉन्ट को छोटा कर सकते हो मोबाइल व्यू पे। ठीक है, तरीका वही हुँ, है सारा का सारा। मोबाइल पे जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करो जैसे इमेजिन बोर्ड मार्केटिंग, इस पर क्लिक करो, किस पे? जो टाइटल लिखा हुआ है। हाँ, तो इस टाइटल पे क्लिक करो तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें सेम वही ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, अगर तुम इसका टाइपोग्राफी में थोड़ा सा कम कर दोगे तो इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट वो डेस्कटॉप वर्जन पे चेंज नहीं होगा। वो सिर्फ मोबाइल वर्जन पे, यहाँ पे तुम जो भी चेंज करोगे वो सिर्फ मोबाइल वर्जन पे ही होगा। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं टैब के लिए अलग वेबसाइट अलग उसकी एडिटिंग करूँ और मोबाइल पे अलग करूँ और कंप्यूटर के लिए तब अलग? करो जब तुम्हें मोबाइल वर्जन पे जो है वेबसाइट थोड़ी सी वैसी दिखाई दे रही है।
तुम्हें लग रहा है कि यार क्या कहते हैं मोबाइल पे ना ये जो टाइटल है बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देती हूँ। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बीचों बीच नहीं है, राइट साइड में एडजस्ट नहीं कर रहा है, तो अब आप वहाँ पे एडवांस में जाके इसके मार्जिन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक नया वो कर दिया, मतलब कि इतना करोगे तो चलेगा। अगर आपने यहाँ से क्या करा, पीछे से आपने देखा कि बैकग्राउंड में इमेज नहीं है, और आपने बैकग्राउंड की इमेज को चेंज करने की कोशिश कर दी, तो वो तुम्हारी फिर उसमें भी चेंज हो जाएगी, डेस्कटॉप वर्जन पे भी चेंज हो जाएगी। तो फिर से रिपीट करिए। तुम यहाँ पे सिर्फ अपनी इसके मार्जिन को इधर उधर कर सकते हो, और जो तुम्हारा टेक्स्ट का साइज़ है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। अब जैसे सपोज़ करो इसके बैकग्राउंड पे इमेज लगी हुई है, अब तुमने बोला कि यार बैकग्राउंड की इमेज मोबाइल पे अच्छी नहीं लग रही, और तुमने इसको चेंज कर दिया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फिर उधर से भी चेंज हो जाएगी, डेस्कटॉप वर्जन से भी चेंज हो जाएगी। समझे? नहीं, क्या नहीं समझे ये बताइए। रिपीट करो, रिपीट। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मोबाइल वर्जन पे आप सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ही चेंज करोगे, मतलब कि कंटेंट को एडजस्ट करोगे। जैसे सपोज़ करो, जैसे तुम्हारा इमेज बोल्डली, ठीक है, इमेजिन बोल्डली मार्केटिंग क्रिएटिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी ये लिखा हुआ है, तो मैं लग रहा है कि ये इसका टेक्स्ट बहुत बड़ा दिख रहा है मोबाइल में, तो तुम स्टाइल के अंदर जाओगे, टाइपोग्राफी के अंदर जाओगे, और इसके टेक्स्ट साइज़ को थोड़ा सा कम कर दोगे, ठीक है। तो वो उस कंडीशन में डेस्कटॉप वर्जन पे चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ मोबाइल वर्जन पे ही उसका टेक्स्ट जो है वो छोटा होगा, क्योंकि तुम चेंज कहाँ पे मोबाइल वर्जन पे आके कर रहे हो, ठीक है। हम्म। और इसी के अंदर तुम एडवांस पे जाओगे तो हम कई बार वो नहीं करते, एडवांस के अंदर जाके जाने के अंदर मार्जिन वगैरह वो करते हैं, थोड़ा लेफ़्ट राइट खिसका देते हैं मार्जिन करके टेक्स्ट को, हम्म। तो वो यहीं पे चेंज होगा, डेस्कटॉप वर्जन पे चेंज नहीं होगा। अगर तुम्हें डेस्कटॉप ठीक है। वर्जन पे चेंज करना है तो फिर तुम्हें डेस्कटॉप सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हो, बट अगर वो जो बैकग्राउंड में इमेज नहीं दिखाई दे रही आपके मोबाइल की, अगर आपने उसको भी हम्म। मोबाइल वर्जन पे चेंज कर दिया तो वो डेस्कटॉप वर्जन पे भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मोबाइल वर्जन पे जब आप आओगे तो सिर्फ अपने कंटेंट को थोड़ा बहुत छोटा बड़ा करना, या फिर उसको लेफ़्ट राइट एडजस्ट करना, इतना ही करोगे। अगर तुमने कुछ और चेंजेस यहाँ पे करने शुरू कर दिए तो वो डेस्कटॉप वर्जन पे भी चेंज होने लगेंगे, ठीक है। हेलो? हेलो? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ भाई, सो गए थे तुम बीच में। नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव बनाई जाती है। क्लियर? क्लियर। गुड। अब ये हो गया हमारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। आप चलो बोलते ना तो उम्मीद आ जाती है कि कहीं तो घूमने जाएंगे अपन। नींद आ जाती है? उम्मीद, उम्मीद अच्छा। कि आप कहीं घुमाने लेके चलोगे आप। वर्क फ्रॉम होम चल रहा, घूम तुम रहे हो, और कितना घूमना तुम्हें, लखनऊ पहुंचे घूमते। नहीं, घूमना अलग होता है, घर जाने में फ़र्क होता है। तो लखनऊ तुम्हारा घर थोड़ी ना है, मामा के वहाँ घूमने ही तो गए हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आगे क्या करना है आप बताइए, आप बहुत बोरिंग इंसान हैं, रहने दीजिए वो बात। हम्म। आगे क्या है? वेब पेज कोड ऑप्टिमाइज़ेशन, हमने वेब पेज कोड ऑप्टिमाइज़ेशन करा है, नहीं नहीं, तो क्या कर दिया? स्कीमा। रिस्पॉन्सिव करा ना? हम्म। रिस्पॉन्सिव करा अभी हमने। हाँ, स्कीमा करा और रिस्पॉन्सिव किया है।
मोबाइल, 1 मिनट लिख लेने दीजिए मुझे। तो मैं अपने फ़ोन पे अगर अपनी वेबसाइट अभी चेक करूँ तो दिखेगी मुझे? हाँ। ओह! फ़ोन पे क्यों नहीं दिखेगी भाई? जी। ठीक है, अब बचा है वेब पेज कोड ऑप्टिमाइज़ेशन, वेबसाइट स्पीड टेस्ट, जावास्क्रिप्ट, स्टाइल शीट और गूगल एल्गोरिथम। बस इतना ही बचा है क्या? बस इतना ही बचा नहीं होता है, बहुत सारा बचा है। ये 5-5 मिनट की है। अच्छा, ये खत्म हो जाएगा तो एसईओ खत्म हो जाएगा? नहीं, ऑफ पेज नहीं करना। आप कभी तो कुछ करवाते हो, कभी कुछ करवाते हो। क्यों? पहले टेक्निकल वाला करवा रहे थे, हम्म। फिर ऑन पेज कराया। ये हम्म। सब ऑन पेज के अंदर है इतना सारा? हाँ। और फिर ऑफ ऑफ पेज भी करवाओगे? तो नहीं करना है क्या? ऑफ पेज भी कराओगे क्या मतलब है? जब हम एसईओ कर रहे हैं तो ऑफ पेज भी तो करेंगे। नहीं करना ठीक है, ऑफ अब पेज? जैसी आपकी इच्छा श्रद्धा। भाई ऑफ पेज भी तो हम करेंगे ही ना। आज नहीं करेंगे बस। आज हम करेंगे वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट स्टाइल शीट। बस ये 3 करेंगे। एल्गोरिदम थोड़ा लंबा टॉपिक है, वो हम सैटरडे को करेंगे। उसमें आज हम स्पीड टेस्ट, जावास्क्रिप्ट और स्टाइल शीट, बस 3 हाँ। चीज़? हाँ, तो फिर जल्दी-जल्दी खत्म कराओ, जल्दी-जल्दी चलो, बोलो। 15 मिनट और। फिर उसका क्लास खत्म कर दोगे? हम्म। क्यों? फिर एल्गोरिदम कल करेंगे ना। तो 15 मिनट के बाद कहाँ जाओगे आप? क्योंकि एल्गोरिदम के अंदर जो है आपको लिखना पड़ेगा बहुत। मतलब कि उसमें ना एल्गोरिदम्स हैं बहुत सारे, मैं वो करवाऊंगा। कोडिंग करवाओगे इन शॉर्ट? कोडिंग नहीं, एल्गोरिदम्स होते हैं ना इसके, तो वो एल्गोरिदम्स लिखाऊंगा। एल्गोरिदम का मतलब जो गूगल अपडेट्स निकालता है। जैसे कोई कुछ भी गलत करने की कोशिश करता है ना एसईओ करते समय, जल्दी एसईओ हुँ। करने के चक्कर में गलत गलत टेक्निक्स यूज़ करने लग जाते हैं। तो उन एक टेक्निक्स को, अलग-अलग टेक्निक्स आती कहाँ से है उनको करनी? वो तो यार वही होता है, जैसे जो एसईओ के पुराने पुराने बंदे होते हैं उनको कुछ ना पंगेबाजी करते रहते हैं वेबसाइट को जल्दी रैंक कराने के चक्कर में, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते तो रहते हैं। तो आपको आती है हम्म। गलत चीज़ें करनी? आपको आती है एसईओ में गलत चीज़ें करनी? मैं गलत चीज़ें नहीं करता। पर आती तो होगी मैं ना? सुधरा हुआ बच्चा हूँ, मैं नहीं करता। पर आती तो होगी ना? आती हैं पर यूज़ नहीं करते हम उसको, कोई फ़ायदा नहीं होता ना उसको यूज़ करने का। फिर सिखाना तो पड़ेगा ना आपको गलत चीज़ें भी। क्यों सिखाएंगे बच्चों को गलत चीज़? अरे तो कोई ऐसा क्लाइंट फँस गया जिसको जल्दी-जल्दी सब कुछ चाहिए, तो फिर क्या मतलब मैं फिर से आपको कॉल करती रहूँगी, वो तो उसको जल्दी-जल्दी बोलना वाली कि चीज़ें ऐड सिखाओ। चलाओ। हाँ? उसको बोलना ऐड चलाओ, ख़त्म बात। गूगल पे ऐड चला ले, जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो। भाई गूगल बोलता है अगर तुम्हें जल्दी काम करना है तो ऐड चलाओ, पेड एड्स। हुँ। क्योंकि रैंक कराने का कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, 2 दिन 4 दिन बाद तो गूगल को पता चल ही जाएगा। बस थोड़ी पाओगे उससे। ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना होता है। वो तो मैंने तुम्हें बता तो दिया, गलत चीज़ें भी तो तुम्हें बताई है। जैसे कि यूआरएल के ऊपर कीवर्ड डालना, ये गलत चीज़ ही तो है। तो ये कब बता दिया आपने मुझे? क्यों, मैंने उस दिन तुम्हें बताया नहीं था जब यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन बता रहा था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि यूआरएल को तुम यूआरएल पे अपने कीवर्ड डाल दिया करो रैंक कराने के लिए जल्दी। हाँ, बताया था। तो ये गलत तरीका ही है एक तरीके से। तो लिख देती हूँ गलत तरीका है फिर। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें। मतलब कि यूआरएल के साथ छेड़छाड़, मतलब
बहुत ज़्यादा कीवर्ड आप बड़े बड़े कीवर्ड डाल दोगे तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है, पर लोग कर रहे हैं उसी से। अभी तक उससे उससे रिलेटेड कोई ऐसा एल्गोरिदम तो आया नहीं, जब तक नहीं आ रहा तब तक करो। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो है ही नहीं। तो वो ये जो 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 जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे, जैसे कीवर्ड स्टफिंग करना गलत चीज़ है, बट फिर भी लोग करते हैं। हर जगह कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं रैंक कराने के चक्कर में। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, देखो एसईओ के अंदर भी ना स्ट्रैटेजीज वगैरह चलती है, ठीक है। हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कई लोग क्या करते हैं कि ऑन पेज करते ही नहीं है, ऑफ पेज पे फोकस करते हैं। कई लोग क्या होते हैं सिर्फ कंटेंट पे फोकस करते हैं, वो ना ऑन पेज करते ना ऑफ पेज करते, ठीक है। तो हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है वेबसाइट रैंक कराने की। आपको जिस चीज़ से रिजल्ट मिल रहा है आप वो चीज़ करो, हम्म। ओके। ठीक है। चले आगे बढ़े। हम्म। अब इसके अंदर देखो, हम करते हैं वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आपका स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अंदर देखो हमें करना क्या है। देखो जब ये बेसिकली क्या होता है कि ये डेवलपर्स वगैरह को ये दिक्कत देखने को मिलती है, वर्डप्रेस में आपको ये दिक्कत देखने को मिलेगी नहीं। अब ये ना एक कोडिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। हमें बस यहाँ पे क्या करना है कि ना जब वेबसाइट बनती है, जैसे कोडिंग के अंदर जब वेबसाइट बनती है, ठीक है, तो उसके अंदर ना कोड्स यूज़ किए जाते हैं, टी और TR। ये क्या है अब? ये कोड्स होते हैं, मतलब कि जब वेबसाइट बनती है ना, तो TD और TR मतलब टैबुलर फॉर्म में, रो फॉर्म में, ठीक है, हम्म। वेबसाइट बनती है। तो वो कोडिंग वाले जो होते हैं वो जब वेबसाइट बनाते हैं तो TD TR के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है। इस फॉर्मेट में गूगल को क्या होता है कि वेबसाइट को रीड करने में दिक्कत होती है। तो अभी जो नया फॉर्मेट स्टार्ट हुआ है तो वो है डिव टैग, मतलब कि आपकी वेबसाइट पे आप क्या करोगे, TD TR टैग नहीं लगाओगे, सिर्फ डिव टैग यानी डिविजनल टैग लगाओगे। क्योंकि डिविजनल टैग में क्या होता है, जब यूज़ करते हैं तो गूगल को ईजी रहता है आपकी वेबसाइट को रीड करना, ठीक है। तो ये TD TR ना बहुत पहले यूज़ किया जाते थे, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें इस एक्टिविटी में हमें बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है TD TR में। हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि हमारी वेबसाइट पे TD TR कोड्स तो नहीं लगे, हमारी वेबसाइट पे डिव टैग लगे हुए कि नहीं लगे हुए, डिव कोड्स लगे होने चाहिए, ठीक है। हम्म। तो इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, सिंपल से अपनी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। वेबसाइट पे जाने के बाद कंट्रोल यू दबाओ, यू। उसके बाद यहाँ पे पहले TD चेक कर लो, कंट्रोल F दबा के यहाँ पे क्या आप, चेक करना है? यहाँ पे टीडी। तुम, हाँ, यहाँ पे तुम चेक करोगे, पहले TD लिखो, TD को लिखते देखो यहाँ पे कितनी फाइल दिखाई दे रही है, 0 0 दिखाई दे रही है ना। मेरे में 8 दिखाई दे रही है। हम्म। मेरे में 8 फाइल्स दिखाई दे रही है टीडी पे। इसकी वेबसाइट है, टू बल्कि। ठीक है। पहले इधर तो देखो, इधर का देखो, मुझे दिखता ही नहीं है आपका स्क्रीन। इधर देखो, इधर अरे हद देखो। हो गई, मेरी स्क्रीन चल तो रही है, शेयर कर रखी है। स्क्रीन। अरे स्क्रीन तो चल रही है पर इतना छोटा छोटा दिखाई देता है कि कुछ दिखता ही नहीं है। अरे ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हाँ दिख रहा है। अब दिखाई दे रहा हाँ, अब दिखा ना। वेरी गुड, हाँ अब दिखाई दिया। है, ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी। तो यहाँ पे देखो TR में एक
अगर मैं यहाँ पे टी डी करूँ तो भी 0 0 दिखा रहा है। और अब मैं यहाँ पे डिफ टाइप करूँगा तो यहाँ पे आप देखो 207 कोड्स लगे हैं। ओके। ठीक है, अब दिखाओ तुम कौन सी वेबसाइट पे गए हो। ट्रू बल्क देखो, सर्च करो। करो, तुम स्क्रीन शेयर करके करो। आधा काम तो आप मुझसे करवा लेते हो। तो फिर बाद में बच्चे बोलते हैं कि हमने प्रैक्टिकल तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, मैं ऐसी बच्ची नहीं हूँ। डोंट वरी। ऐसे ही बोलते हैं बच्चे, बाद में कंप्लेंट करते हैं पीछे से। मैं कंप्लेन भी नहीं करूंगी, डोंट वरी। मैं पवन भैया से बात भी नहीं करती अभी तो। 382। हाँ ठीक है, तो तुम उसका देखो ना, टी डी टी आर देखो। टी जी का है 8। टी डी 8 है और ऐसे टी डी नहीं लिखना है ना, ब्रैकेट डाल के टी डी लिखो। टी डी। अब देखो कितने हैं, 0 0 है ना। अब यूज़ ही नहीं करता कोई इसको, टी डी टी आर कोड अब नहीं चलते, मैक्सिमम जगह आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, हेलो। क्लियर है। हाँ। नहीं, पहले होता क्या है? क्या, आवाज़ कट रही है, अब बोलो। हेलो। 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 टी डी और टी आर होता क्या है? अरे भाई, जब वेबसाइट बन रही होती है तो डेवलपर जो होते हैं ये कोड्स यूज़ करते हैं वेबसाइट बनाने में, क्योंकि हमारी वेबसाइट क्या होती है, टेबल या फिर रो फॉर्म में होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो ये अच्छा। कोड्स यूज़ करते हैं, टी डी और टी आर के। ठीक है, तो अब अच्छा। क्या है कि ये पुराने फॉर्मेट में होता था, जिससे कि क्या होता था कि रो को और उसको समझने में गूगल के बॉट को दिक्कत होती थी। अब जो है वो अच्छा। डिवाइड करके, मतलब हर पेज को, जैसे तुम नहीं बनवाता, जब भी तुम्हें कोई नया कंटेंट डालना होता है तो तुम एक नया ब्लॉग डाल देते हो, एक ब्लॉग उठा के डाल हाँ। देते हो हर बार, है ना। तो हाँ। इसी तरीके से क्या है कि डिवाइड करके जो है वेबसाइट डेवलपर बनाता है, जिससे कि गूगल के बॉट को उसको समझने में थोड़ा सा आसानी आ जाती है। तो इसीलिए वो बोलता है कि डिव टैग्स यूज़ करो, टी डी टी आर मत यूज़ करो, जो बहुत अच्छा, पुराने सिंपल सी फॉर्मेट बात में है। है। टी डी टी आर बॉट को पढ़ना ही मुश्किल होती है, हम्म। इसलिए डिग पे बना। ठीक है। तभी टी डी टी आर टैग्स को बॉट इजीली नहीं पढ़ पाता। डन। क्लियर है। हाँ, सब क्लियर है। ऑल क्लियर। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा लो। आप अपनी लगा लो, मेरी हट जाएगी फोन। फिर वो प्रॉपर नहीं दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट अब कौन सी बची है बताना ज़रा। मैं नहीं बता रही अब। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। नहीं नहीं, वेबसाइट स्पीड, वेबसाइट वेबसाइट स्पीड। वो इसके बाद, जावा और स्टाइल शीट के बाद, क्योंकि इन दोनों के ही मुझे एक रोल हैं। मिनट, एक मिनट दीजिएगा, मैं लिख लूँ पहले टी डी टी आर वाला। हम्म, मैं भी 1 मिनट में आया, हैंड वॉश करके आया। जी।
लिख लिया। रुकिए। बोलिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है देखो, आप जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम अपनी वेबसाइट पे क्या करते हैं, कंटेंट डालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो टेक्स्ट की फॉर्म में जितना भी कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, हम्म। ठीक है, तो क्या होता है कि ना बैकएंड पे हमारी ना फाइल्स बनने लग जाती है। ठीक है, जब हम टेक्स्ट की फॉर्म में कुछ भी कंटेंट डालते हैं तो हमारे बैकएंड पे क्या है, कुछ फाइल्स बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दो टाइप की फाइल बनती है, एक बनती है इंटरनल और एक बनती है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब मैं बात करूँ अगर इंटरनल की, जो ये इंटरनल फाइल्स होती हैं ये हमारी वेबसाइट की लोडिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं ये क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट की लोडिंग टाइम को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब तुम बताओ कि हमारी वेबसाइट के लिए कौन सी फाइल्स बेटर है, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। इंटरनल, क्यों? अच्छा लगा मुझे बोलने में, इंटरनल तो बोल दिया। बहुत सही। पढ़ो तो सही कि वो बोलना क्या चाह रहा है, पर थोड़ा सा आपने दिमाग बोला यूज़ ही नहीं करो। कुछ। पर आपने कुछ बोला ही नहीं, लोडिंग टाइम इंक्रीजेस, लोडिंग टाइम डिक्रीजेस, एक्सटर्नल। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं थी। झूठ मत बोलो, सब स्क्रीन शेयर है यहाँ पे। मैं झूठ नहीं बोलती। इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। क्यों, अब क्यों पलटी मारी? पलटी नहीं मारी, अब पढ़ा तो बोला। तो पहले क्यों नहीं पढ़ा? पहला दिखा ही नहीं तो बोला, गलत बोला। एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल अगर फाइल्स आपकी वेबसाइट पे बैकएंड पे बनेंगी तो वो आपके लोडिंग टाइम को इंक्रीज़ करेंगी, लोडिंग टाइम इंक्रीज़ होगा तो आपकी वेबसाइट ओपन होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगाएंगी। ठीक है। ठीक है, जितना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा लोड फाइलों को लोड होने, उतना ज़्यादा ही तो टाइम जो है क्या कहते हैं, वेबसाइट को खुलने पे लगेगा। अब ये वही वाला कंसेप्ट है। अब हमारी वेबसाइट है, नहीं हमारी मोबाइल है, आपने देखा होगा कि मोबाइल स्टार्टिंग में तो बड़े अच्छे से चलते हैं। ठीक है, बट जैसे जैसे हम्म। ओवर द टाइम निकलता रहता है, 2 साल 3 साल बाद मोबाइलों की स्पीड क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। हम्म। ऐसा क्या होता है कि मोबाइल की स्पीड जो है वो पहले इतनी फास्ट चल रही होती है, अब धीरे हो गई, क्योंकि टाइम के क्योंकि साथ उस साथ जो हमारी एप्लीकेशन है वो अपडेट होती रहती हैं, उस पर कुछ ना कुछ क्या होता है, अपडेट आता रहता है। वो मतलब कि बेटर क्वालिटी, कुछ बेटर चीज़ें देने के चक्कर में क्या करते रहते हैं, उसकी जो लोडिंग चीज़ है ना उसको इंक्रीज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मोबाइल का डिवाइस जो है वो इतनी फाइल्स हो जाती है कि हमारा वेबसाइट का जो मतलब हमारे जो मोबाइल है उसका डिवाइस है, उनको लोड करने में, उनको रीड करने में टाइम लगा देता है। ठीक है। जब भी क्या होता है देखो, इंटरनल के, अब ये इसको समझो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है। देखो इंटरनल के अंदर क्या है कि पता कैसे चलेगा कि आपके बैकएंड पे इंटरनल फाइल बन रही है कि एक्सटर्नल फाइल बन रही है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पे ब्लैक कलर की फाइलें बन रही हैं जावा की, तो वो क्या हो गया, वो इंटरनल हो गया। और अगर ब्लू कलर के लिंक्स बना रही है आपकी वेबसाइट बैकएंड पे, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। अब होता क्या है कि ना एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है, जैसे सपोज करो 100 फाइल बनी, उस 100 फाइलों का जो होता है ना एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है कि वो एक लिंक बना देते हैं, और उसी एक लिंक के अंदर क्या होती है, 100 फाइलें क्या कर देती, कंप्रेस हो जाती है। समझ में आया? जो सीपीयू प्रोसेस कर रहा है थोड़ा अभी। क्या? हाँ ठीक है, समझ आ गया। तुम्हारे दिमाग में भी इंटरनल है क्या फाइलें?
तो प्रोसेसिंग में जो समय लगता है ना, जितना आप लाइन से बोल रहे, तो सोचने में, इमेजिन करने में भी देखो टाइम देखो लगता है। सिंपल सा ये है कि अब पता नहीं तुम उस ज़माने के हो नहीं, मैं उस ज़माने का गेम खेलते थे हम। वाई सिटी गेम सुना है? जी टी ए वाई सिटी। हाँ, अभी खेला था, जस्ट अभी 5 मिनट क्लास से पहले खेल रही थी। अच्छा, तो जी टी ए वाई सिटी क्या है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो हमारे लैपटॉप्स होते थे उन पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता था, ठीक है। हम्म। और क्या होती थी उस टाइम पे, तो 1 GB की पेन ड्राइव होती थी मुश्किल से, 1 GB 512 MB की होती थी। आज के टाइम पे तो 16 16 32 32 GB की मिल जाती है, नॉर्मल है। उस टाइम पे नहीं होता था, ठीक है। मैं तुम्हें आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, जैसे सपोज़ करो किसी मेरे फ्रेंड के पास है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं उनको क्या कहते हैं ना, कंप्रेस कर देता था। जो फाइल होती थी उसको कंप्रेस करके ना अपने पेन ड्राइव पे ले लेता था, और अपने पेन ड्राइव से फिर हम्म। अपनी वेब कंप्यूटर पे डाल के उसको एक्सट्रैक्ट कर देता था। तो वो 4 GB की फाइल को पहले कंप्रेस करके 1 GB में कर देता था, उसको कंप्रेस फाइल जो है दोस्त के लैपटॉप से उठाई, उसको अपने लैपटॉप पे लगाया, उस फाइल को अपनी डेस्कटॉप पे डाला, और उसके बाद उसको कंप्रेस वो कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो वो क्या हो जाता हम्म। था, तो वो 4 GB की फाइल मेरे मोबाइल पे मेरे डेस्कटॉप पे आ जाती थी, और फिर उसके बाद मैं उसको उस गेम को इंस्टॉल कर लेता था। ये कुछ उसी तरीके का कंसेप्ट है कि इसके अंदर क्या होता है कि जब बहुत सारी फाइल्स होती हैं ना, अगर इसके अंदर आपको बहुत सारी फाइल्स मिल जाएंगी इंटरनल की, तो क्या होता है कि एक्सटर्नल के अंदर क्या करते हैं कि एक एक लिंक के अंदर ना उन सारी फाइल्स को वो कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। ये कुछ उस तरीके का प्रोसेस होता है। तो इसमें अपने को बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, बस अपने को इतना समझना है कि हमारे वेबसाइट के अंदर जो जावा की फाइल्स क्रिएट हो रही हैं वो इंटरनल नहीं होनी चाहिए, वो एक्सटर्नल होनी चाहिए। और उनको किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि अगर ब्लैक कलर से फाइल्स बनी हुई हैं तो वो क्या होंगी, इंटरनल है। और अगर ब्लू कलर के लिंक आपको बने हुए दिखाई देंगे तो उसका मतलब क्या है, वो एक्सटर्नल है। अब वो किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे, सिंपली अपनी वेबसाइट में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो है सोर्स पेज ओपन करेंगे, कंट्रोल F दबाएंगे, और हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे जावा, ठीक है। तो जावा लिखते आप यहाँ पे देखोगे कि एक ही फाइल, क्योंकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा वो कंटेंट नहीं है, तो जावा की यहाँ पे एक ही फाइल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये और ये है भी कौन सी, इंटरनल है, कोई लिंक नहीं बना हुआ। एक्सटर्नल कैसे होंगी पता हम्म। है, एक्सटर्नल कुछ इस तरीके से होंगी, क्लिकेबल। जैसे क्लिकेबल है ना, अगर मैं इस पे जाऊँ तो ये क्लिकेबल नहीं है। के वॉल। क्लिकेबल, क्लिक, जिनको क्लिक किया जा सकता है, जैसे क्लिकेबल है ना। तो आप क्लिकेबल बोलिए ना, क्लिकेबल क्या होता है? केकेबल नहीं बोल रहा मैं, क्लिकेबल ही बोल रहा हूँ, अच्छा। ठीक है। क्लिकेबल मतलब फिर उसको खोल, उसको अगर क्लिक करेंगे तो वो लिंक खुल सकता है कहीं और पे, ऐसा? हाँ, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ब्लू ब्लू कलर की, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अगर आपके पास 15 से 20 फाइलें हैं इंटरनल की, तो इतनी इश्यूज नहीं आते। अगर आपको उससे ज़्यादा, अगर आपको दिख रहा है 50 100 फाइलें जो है वो, यहाँ पे आप यहाँ पे आप जावा टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितनी फाइलें हैं जावा की, है ना। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो आसानी से। तो 15 20 हैं तो मैनेजेबल है। और अगर इससे ज़्यादा 50 100 फाइलें अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, तो आप डेवलपर से बोल के क्या करवाओगे कि भाई ये जावा की जितनी भी फाइल्स हैं ना, इनको, ये इंटरनल है, इनको एक्सटर्नल मतलब एक लिंक में कंप्रेस करके डाल दें। ऐसा भी हो सकता है, ये जो पूरी फाइल है इंटरनल वाली, हाँ, उसको उसको कंप्रेस करके एक लिंक फाइल में डाल दे तो वो लिंक बन जाएगा, हाँ, तो एक्सटर्नल में एक्सटर्नल बन कन्वर्ट जाए। कर देते हैं उनको, ठीक है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये होगा तुम्हारा जावा। अब इसी तरीके से यहाँ पे आता है आपका स्टाइल शीट। पर ये जो एक्सटर्नल फाइल्स हैं वो कहीं तो स्पेस ले रही होंगी ना? कहीं पे स्पेस, बात स्पेस लेने की नहीं है ना, बात ये है कि जो डिवाइस है उसको रीड, देखो एक जगह पे 100 फाइलें हैं, और एक जगह पे एक ही फाइल है, उसी के अंदर 100 लोगों का डेटा डला हुआ है। तो आपको 100 फाइल खोलने में ज़्यादा टाइम, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो सिंगल फाइल जिसमें 100 लोगों का डेटा है उसमें जल्दी आप पढ़ लोगे फाइल को। जिसमें 100 लोगों का एक साथ डेटा है। बस वही चीज़ होती है कि भाई आपका जो सिस्टम है ना, क्योंकि जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे होते तो हमारा सिस्टम ही तो सबसे पहले उसको रीड करता है। जब हमारा सिस्टम उसको रीड कर लेता है तभी तो वो हमें प्रेजेंट करके दिखाता है वेबसाइट, ठीक है। ठीक तो है। जो हमारा सिस्टम होता है सबसे पहले वो रीड करता है पूरी स्क्रिप्ट को, उसके बाद वो हमें जो है डिस्प्ले की फॉर्म में आगे वेबसाइट को दिखा देता है। तो जितना जल्दी मेरा सिस्टम उस
फाइलों को रीड करेगा उतनी जल्दी वो मुझे रिस्पॉन्स देगा, ओपन करके दिखाएगा हाँ, वेबसाइट को। ठीक है, तो यही इसका कंसेप्ट होता है। ठीक है। क्लियर है? अब उसी तरीके से तो स्टाइल। 1 मिनट और, हाँ। ये जावास्क्रिप्ट फिर हम मतलब अगर अगर मतलब अगर कोडर हमने कोई सोर्स पेज पे जाके चेक करा कि जावास्क्रिप्ट बनी हुई है, हम्म। इंटरनल फाइल्स बनी है, तो हम कोडर को ये बोलेंगे कि इसको इंटरनल फाइल्स में करो, हाँ। एक्सटर्नल फाइल्स में करो, बस हाँ, इंस्ट्रक्शंस में ये जाएगा ये जाएगा। और कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, कुछ उसको अलग से दिखाना नहीं पड़ेगा। वहाँ पे आप फिर वो जावा की फाइल है वो खुद जाके देख लेंगे ना पेज पे कौन कौन सी बनी हुई। ठीक है। ठीक है। उसी तरीके से स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन सेम कंसेप्ट है। बस इसके अंदर क्या होता है कि स्टाइल शीट के अंदर जो होता है वो जो आपका इमेज से रिलेटेड कंटेंट होता है या फिर ग्राफिक्स से रिलेटेड, तो आपके बैकएंड पे फाइलें बनती हैं। जैसे ऊपर जावा की स्क्रिप्ट कब बनती है, जब आप टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट डालते हो। और स्टाइल हम्म। शीट जो है वो कब बनती है, जब आप इमेज की फॉर्म में कुछ भी कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालते हो। तो सेम कंसेप्ट है कि भाई आपको क्या करना है, वहाँ पे चेक करना है अपने बैक हैंड पे जाके। जैसे यहाँ पे ये डाला था ना, जावा डाला था, यहाँ पे हम डॉट सी एस एस डालेंगे। ठीक है, तो डॉट सी एस एस की यहाँ पे 10 फाइलें और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10 की 10 फाइलें क्या हैं, लिंक में बनी हुई हैं। मतलब कि ये सारी की सारी क्या हैं, एक्सटर्नल हैं। हम्म। देख रहे हो ना, ब्लू कलर के लिंक्स बने हुए हैं। हाँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी डॉट सी एस एस मैंने यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे ये स्टाइल शीट की जितनी भी है फाइल्स हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। तो इसके अंदर भी हमें यही चेक करना होता है कि जो डॉट सी एस एस की फाइल है वो इंटरनल तो नहीं है ज़्यादा बनी हुई। ठीक है, लिख के बताइए। क्या? लिख के क्या बताना है? 2 मिनट बस मैं लिख लूँ, आप हाँ बहुत चलो कुछ लिख लो, बोल दिया आपने। लिख लो उसको, लिख लो अपनी लैंग्वेज में लिख लो। कौन सी लैंग्वेज चलती है तुम्हारी? हाँ पे मतलब तुम्हारी मदर टंग क्या है? हिंदी। मतलब कोई और दूसरी लैंग्वेज नहीं है? नहीं, कोई नहीं। जैसे बिहारियों की बिहारी, मराठियों के मराठी, बंगालियों के बंगाली होती है। हाँ, मम्मा की अच्छा हिंदी ही है, ऐसा कुछ अलग से नहीं बोलती। वो डायलेक्ट तो हर जगह चेंज हो जाता है ना, हिंदी बोलने का तरीका हर जगह नहीं तो चेंज हो साउथ जाता में है। जैसे गालियाँ देती हैं तो फिर हिंदी में बोल देती हैं। हिंदी में ही गालियाँ देती है, अच्छी अच्छी। क्यों? ऐसे क्यों? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी लैंग्वेज क्या है। हाँ, तो आपकी तो वो होगी ना, जैसे हमारे उसमें तो पहाड़ी पहाड़ी है। होगी आपकी। हाँ। आप पहाड़ी हो? हम्म। वाह यार, बहुत अच्छा है। ब्लैक फाइल्स इंटरनल थी ना? हाँ, और वो जो ब्लू कलर में ब्लू लिंक। लिंक्स जो हैं दिखाएगी तो वो एक्सटर्नल होगी। पर वो ढूंढेंगे कैसे हम लोग? सिंपल, कंट्रोल यू कंट्रोल ऐप डालो, जावा की फाइल देखनी तो जावा लिख देना वहाँ पे, और स्टाइल शीट की देखनी तो डॉट सी एस एस डाल देना। वही कंट्रोल यू कंट्रोल ऐप डाल। ठीक है, स्टाइल शीट का क्या है, इमेज। अचानक से मेरी लैंग्वेज में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया? वैसे ही पूछ रहा हूँ, कौन हम्म। सी लैंग्वेज में। अच्छा, इमेज ग्राफिक्स में इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस करके फाइंड आउट करना ना हमको। हाँ।
जो ब्लैक कलर में होगी वो इंटरनल रहेंगी ऐसा? हम्म। ठीक है। हो गया। हो गया। हम्म। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब अब बताओ क्या रह गया, बताओ। अब वही है, वेबसाइट स्पीड टेस्ट लास्ट। क्या? वेबसाइट स्पीड टेस्ट। हाँ, आपको याद है? मैं सालों से कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं होगा, कैसे याद होगा। कितने साल हो गए आपको करते हुए? हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल? मतलब जॉब करते हुए भी या पढ़ाते हुए भी? जॉब करते पढ़ाते हुए तो 4 साल के आसपास हो गए, 3.5 4 साल। 5 साल जॉब करते हुए? 6 के आसपास हो गए। टोटल 6 साल हो गए आपको? हम्म। बढ़िया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो वेबसाइट का स्पीड टेस्ट। तो वेबसाइट का जो स्पीड टेस्ट होता है वो बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि दो चीज़ मैंने तुम्हें ऊपर बता दी कि तुम अगर स्टाइल शीट और जावा परफेक्ट रखोगे तो आधे से ज़्यादा फ़र्क तो वहीं पे तुम्हें पड़ जाएगा तुम्हारी स्पीड की। ठीक है। हम्म। अब उसके अलावा और क्या चीज़ें होती है, देखो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है होस्टिंग। ठीक है। तो जहाँ से हम लोग होस्टिंग परचेज़ करते हैं ना, अब होस्टिंग की भी अपनी एक स्पीड होती है। हम्म। ठीक है। तुमने देखा होगा कई जगह पे होस्टिंग, कुछ होस्टिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। द रीज़न इज़, यही हम्म। रीज़न होता है कि वो फास्ट होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने सब कुछ कर लिया, आप सब कुछ अच्छे से वो कर लिया, बट आपकी होस्टिंग ये आपने बिल्कुल लोकल जगह से कर परचेज़ करी है, तो आप कितना ही इंटरनल एक्सटर्नल कर लो, वेबसाइट की स्पीड धीरे होनी ही होनी है। अच्छा। ठीक है। तो मेक श्योर कि हमेशा होस्टिंग भी अच्छी जगह से और अच्छी होस्टिंग आपको परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये भी उतना ही बराबर रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट में। ठीक है। अब उसके अलावा देखो बाकी बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप जो है वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कर सकते हो। देखो एक एवरेज टाइम जो होता है ना वेबसाइट का, अगर आपकी वेबसाइट 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर खुल रही है तो वो एक अच्छी स्पीड मानी जाएगी। हम्म। ठीक है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो दैट मीन्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट 10 सेकंड में ओपन हो रही है प्रॉपर तरीके से तो क्या होगा भाई, यूज़र इतनी देर तक होल्ड नहीं करेगा, वो फटाफट से दूसरी वेबसाइट पे चल जाएगा। हम्म। तो यहाँ पे जी टी मैट्रिक्स, पिंग डॉम, ऐसे काफ़ी सारे हैं, किसी को भी आप यूज़ कर लो और वहाँ पे जाके ना आप यहाँ पे जैसे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो और एनालाइज कर लो, तो वो बता देता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है। हो रही है क्या? स्कैन कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जी टी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली वेबसाइट को ई पोजीशन मिल रही है जो कि अच्छी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है सही है, और जो रेड या फिर ऑरेंज हो रखा है तो वहाँ पे परफॉर्मेंस, ऑरेंज का मतलब है कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस को ठीक करने की ज़रूरत है। ग्रीन में एकदम परफेक्ट है और रेड का मतलब है कि बिल्कुल ही बेकार परफॉर्मेंस है। ठीक है। अच्छा, अच्छा। ये जैसे स्पीड। अब जैसे यहाँ पे देखो पेज डिटेल, तो यहाँ पे अगर मेरे पूरे पेज की डिटेल देखूँ तो 8.2 सेकंड लग रहा है वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से ओपन होने में।
हाँ। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। कम से कम मिनिमम होना चाहिए 3, मैक्सिमम होना चाहिए 5 सेकंड, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर भी देखो वही सारी चीज़ें आपको पता है, JS हो गया, फाइलें, CSS हो गया, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, स्टाइल शीट, CSS, इन्हीं का मेन रोल होता है इसके अंदर। ये चीज़ें ठीक करवा लोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब जैसे इसके अंदर क्या है कि बेसिकली क्या करो कि इमेजेस को कंप्रेस करके डालो। जैसे जो हमारी वेबसाइट में जो मेन दिक्कत देती है ना स्पीड टेस्ट में, वो इमेजेस ही देती है कि हमारी इमेजेस इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि वो ही खुलने में टाइम लगा देती है। कंटेंट खुलने में थोड़ी ना टाइम लगता है, इन इमेजेस को खुलने में टाइम लगता है। तो इनको कंप्रेस करके डालो। ठीक है, तो कंप्रेस करने के लिए ठीक देखो है। बहुत सारे टूल्स हैं। वहाँ पे गूगल पे जाओगे तो इमेज कंप्रेसर डालोगे तो बहुत सारे आपको वहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे। अब यही चीज़ हम लोग वर्डप्रेस पे कैसे करेंगे, तो वर्डप्रेस में हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है WP ऑप्टिमाइज का। स्क्रीन शेयर करो और उसमें आओ अपने किसमें जाना है? आप इधर से बाहर निकलो, प्लगइन इंस्टॉल करना है हमें। अच्छा। प्लगइन्स पे जाओ, WP ऑप्टिमाइज। क्या बोल रहे हैं? WP ऑप्टिमाइज के नाम से एक प्लगइन होगा, वो इंस्टॉल करना है। WP ऑफ ओके। नाइस। रेडी? ऑप्टिमाइज देखना आया। नहीं। WP ऑप्ट ऑप्टिमाइज, WP डालो सही तो सिर्फ। लिखी इसमें। सही तो डाला WP। ऑप्टिमाइज की स्पेलिंग भी सही है। देखो कहीं ना कहीं होगी गड़बड़। नहीं है। सिर्फ WP स्पेल डालो। कर। ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐड नहीं लगी। हैं? नहीं, कुछ नहीं। WP ऑफ। मुझे लग रहा है। डब्लू पी अरे यार। WP डालो सिर्फ, जी। आएगा। स्पेस दो, होल्ड करो 1 सेकंड। अब लिखो OP, लिखो सिर्फ। ये रहा, ये रहा, ये नीचे को आओ, नीचे को स्क्रॉल करो। एक मिनट। ये वाला। हाँ, इसको इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो। हाँ, बोलिए आगे क्या करना है? आगे क्या करना है कर दो बस इसमें, वो इंस्टॉल और एक्टिवेट। तो वो तो रहा है। हो गया।
अब इसकी सेटिंग पे जाना है। कहाँ हुआ? वो तो गया एक्टिवेट। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे उस पे जाओ, तो प्लगइन्स पे जाओ, वहाँ पे ऑप्टिमाइज पे जाओ, वहाँ पे उसकी सेटिंग पे जाओ। ऊपर देखो, उस पे आओ, डैशबोर्ड डेटाबेस पे आना। नहीं, उस पे कैशे पे, कैशे पे ऊपर देखो, कैशे। ऊपर ऊपर देखो, ऑप्शन है ना, डेटाबेस, हम्म, इमेजेस, कैशे। इमेजेस पे करना क्लिक एक बार। स्क्रॉल करो नीचे। इसमें देखो, नीचे को आओ थोड़ा, हल्का सा, ऑटोमेटिक कंप्रेस, इसको ऑन कर दो। न्यूली एडेड इमेजेस, है। ये वाले पे ना? हाँ। अब जैसे कोई भी नई इमेज आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगी वो। ठीक है। और जो पुरानी है उनको कंप्रेस करना है, तो उनको कंप्रेस करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो, हेलो। नीचे को आओ। हम्म। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ऊपर जाओ। ऊपर जाके पहले सबको हल्का सा, बस बस बस। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल करो। हाँ, इस पर सेलेक्ट ऑल करो और नीचे आओ। यहाँ पे देखो, कंप्रेस द सेलेक्टेड इमेजेस नाउ। तो ये सारी फाइल्स को ना कंप्रेस कर देते हैं। कितनी फाइल है इसके अंदर देखते हैं। 28 हैं। 28 के 28 को कंप्रेस कर देगा। इसको करो, मैं 1 मिनट में। स्क्रॉल करो, हो गए। हाँ, हो गया। स्क्रॉल करो नीचे एक बार। ठीक है। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे तुमने ऑन कर दिया, ऑटोमेटिकली कोई भी नई इमेज डालोगे तो कंप्रेस हो जाएगी वो बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अपने आप हो जाएगी। हाँ, हमने ऑन कर दिया ना, वहाँ से ऑप्शन ही ऑन कर दिया। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी उससे, है ना? हाँ, मतलब कि कंप्रेस हो जाएंगी इमेजेस तुम्हारी। तो सिर्फ इमेजेस की बेसिस पे वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है? देखो, जो
मेन होता है ना वो इमेजेस का ही रोल होता है, क्योंकि इमेजेस इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, उनको लोड होने में टाइम लग जाता है। कंटेंट तो फटाफट खुल जाता है, तुम देखना किसी भी वेबसाइट पे जिस पे इमेजेस नहीं होंगी ना, वो वेबसाइट हमेशा बहुत जल्दी खुलेगी। ओके। ठीक है। जी। ठीक है फिर, यहाँ तक का था आज के लिए। बाकी एल्गोरिदम्स बचे हुए हैं, वो हम कल करेंगे, नहीं तो थक जाओगे आज। ठीक है।